एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जो होता है आपका वो प्लेन जो शीशा होता है जिसमें चेहरा देखते हैं वो होता है आपका समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में एक क्वेश्चन आता है कि यदि दो समतल दर्पण समांतर स्थित हों तो बताइए उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो जब भी दो समतल दर्पण समांतर रखे हों, समांतर का मतलब इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रखे होंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या अनंत होगी, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। और यदि दो समतल दर्पण लंबवत रखे हों, लंबवत का मतलब इस प्रकार, तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तब प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। याद रखिएगा, समांतर रखे जाते हैं। जैसे कि आपने हेरा फेरी मूवी देखी है, उसमें जब जो जोकर वाला सीन आता है, जोकर के पहले अक्षय कुमार एक प्रतिबिंब वाले रूम में चला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे 10-15 प्रतिबिंब रखे रहते हैं। वो कैसे रखे रहते हैं, समांतर क्रम में रखे रहते हैं। तो उन दोनों को स्वयं की जो परछाई प्रतिबिंब देखते हैं वो बहुत सारे देखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है दरवाज़ा कहाँ है और कहाँ से कहाँ उनका चेहरा है और कहाँ पर दरवाज़ा है, तो वो निकल नहीं पाते हैं। तो वो किस क्रम में रखे रहते हैं, समांतर क्रम में रखे रहते हैं। और उस समय अक्षय कुमार के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, एक में नहीं बनता है। एक में जो प्रतिबिंब बनता है वही प्रतिबिंब दूसरे शीशे में दिखने लगता है, और दूसरा शीशा दूसरे शीशे में दिखता है तो वो प्रतिबिंब और दिखने लगता है, जिससे कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं जब समांतर क्रम में दर्पण रखे हों इस प्रकार से। ठीक है, और यही लंबवत क्रम में रखे होते हैं तब कितने बनते हैं, तब 3, ऐसे और ऐसे। तब किस प्रकार 3 बनेगा, देखिए एक परछाई नीचे वाली की ऊपर पहुंचेगी तो उसमें, और नीचे वाले में जो प्रतिबिंब बनेगा वही प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा, और हमारा प्रतिबिंब तो यहाँ दिखना ही है। इस प्रकार कितने हो जाते हैं, इस प्रकार 3 हो जाते हैं इसमें प्रतिबिंब। और समांतर क्रम में अनंत, अनंत का मतलब जिसकी गिनती ही ना हो। देखिए 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होना चाहिए, समतल दर्पण की लंबाई कितनी होना चाहिए, उसकी आधी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है और उसे अपनी पूरी परछाई देखना है, संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है शीशे में, तो उससे लंबाई का आधा शीशा होना चाहिए। जैसे कि यदि 3 मीटर की लंबाई हो तो 1.5 मीटर का शीशा होना चाहिए। यदि 4 मीटर लंबा व्यक्ति हो तो फिर 2 मीटर शीशे की लंबाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बताइए कि यदि कोई व्यक्ति है उसे अपनी परछाई पूरी देखना है शीशे में, तो किस प्रकार का शीशा होना चाहिए, उससे 2 लंबाई का शीशा होना चाहिए, उससे आधी लंबाई का शीशा होना चाहिए, उससे 1.5 गुना लंबाई का शीशा होना चाहिए। तो उससे क्या होना चाहिए, आधी लंबाई का शीशा चाहिए। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, शीशा कैसा होना चाहिए, आधी लंबाई का शीशा चाहिए। आगे देखेंगे हम रंग, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, प्राथमिक रंग होते हैं नेहला, नेहला से याद रखना है आपको, नेहला, ना का मतलब नीला, हा का मतलब हरा, ला का मतलब लाल। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर, तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करेगा, तरंग दैर्घ्य पर। देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों करता है तरंग दैर्घ्य पर। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की।
सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है? जो दूरी होती है कि कौन सा प्रकाश कितनी ज़्यादा दूरी तय करेगा, उसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। कैसे हम पहचानेंगे, कैसे याद करेंगे इसे? आपने एक टॉर्च देखी होगी जो कि मेला में मिलती है, वो लेजर टॉर्च कही जाती है। उसमें लाल रंग का प्रकाश रहता है और बच्चों को बहुत देखी होगी लगाते हुए, जिससे कि दूर से वो यदि जला देते हैं टॉर्च तो उसमें लाल लाल एक बिंदु सा बन जाता है, यानी दूर तक वो प्रकाश जाता है। बहुत आपने ही प्रयोग किया होगा उसका। तो याद रखिए वो लाल रंग के ही प्रकाश की क्यों बनाई जाती है टॉर्च, वो लेजर टॉर्च? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, वो दूर तक प्रकाश जाता है, इसीलिए लाल रंग की लेजर टॉर्च बनाई जाती है। ठीक है। यदि उसमें पीला रंग होता ना तो पीले रंग नहीं जाता इतना, जो पीले रंग का प्रकाश है वो उतना दूर नहीं जाता। ठीक है, याद रहेगा आपको कि लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए लेजर टॉर्च जो होती है आपकी वो दूर तक प्रकाश फेंकती है। अब देखिए जब प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा बनता है? ये बनता है सफ़ेद। कभी भी आप लाल बल्ब को, हरे बल्ब को और नीले बल्ब को जलाइएगा तो उससे सफ़ेद रोशनी बन जाएगी, सफ़ेद बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करके देखिएगा कभी भी। जो लाल रंग और हरा रंग और नीला रंग हम मिलाते हैं उसमें अशुद्धियाँ होने के कारण सफ़ेद रंग नहीं बनता है, बल्कि जो बल्ब का कलर होता है वो शुद्ध कलर होते हैं। इसलिए तीनों बल्ब जलाइएगा, वहाँ सफ़ेद रोशनी होगी, ना कि आपको नीली दिखेगी, ना हरी, ना लाल, केवल सफ़ेद रोशनी दिखेगी। ठीक है। अब देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है कौन सा विचलन? बैगनी। कैसे याद रखेंगे हम? विबग्योर, GYOR, विबग्योर। देखिए लाल रंग का विचलन कम होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए लाल रंग दूर तक जाता है। और जो विबग्योर में सबसे लास्ट में लाल रंग का जो विचलन सबसे कम होता है, इसलिए दूर तक जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? पहले वाले का। विबग्योर में बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे ऊपर से आएंगे हम नीचे की ओर, तो इसका जो विचलन सबसे कम होता है, इससे ज़्यादा इस ऑरेंज का होगा, पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर गुलाबी, फिर बैगनी। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल रंग का। ठीक है, रेड। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए विचलित ना होने के कारण वो सीधे प्रकाश जाता है, दूर तक जाता है। सर्च लाइट में हमेशा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। कभी भी एक रंग से दूसरा रंग देखेंगे हम तो हमेशा काला दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हरे पत्तों वाला पौधा, यदि हम लाल पत्ते से पीला पत्ता देखेंगे तो भी क्या होगा? वो काला दिखाई देगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम, यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी दिखाई देगी? वह कैसी दिखाई देगी? काली। बताया है मैंने, पहले बता चुका हूँ। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7, सभी लोग जानते हैं। इंद्रधनुष में किनारों पर रंग कौन सा होता है? विब की ओर से याद रखना है आपको, V और लास्ट में R, जी बैगनी, जी लाल। ये दर्पण एवं लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब
इसके आगे पढ़ेंगे हम। एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा। कल बताया था मैंने उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बगल में कांच लगा रहता है जिससे कि वो पीछे ही सभी चीज़ें देखता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो आपके रास्ते में लाइट लगी रहती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा और सीधा और आभासी। ठीक है, सीधा बनता है इसलिए उसको दिख पाता है, और वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनने के कारण ही उस शीशे में पीछे ही सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा आप। अब देखेंगे हम समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर, आभासी एवं पार्श्व उल्टा। कैसा होगा, वस्तु पार्श्व उल्टा का मतलब समझते हैं। आपका दायां कान दिखेगा जैसे कि बायां कान हो, दायां हाथ दिखेगा जैसे कि आपका बायां हाथ हो। तो याद रखना है, जब भी समतल दर्पण यानी जो शीशा आप देखते हैं उसमें जस्ट पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। दायां भाग बायां भाग लगता है और बायां भाग दायां भाग लगता है। तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसमें वस्तु के बराबर, आभासी एवं पार्श्व उल्टा बनता है। किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित, आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आभासी बनता है एवं सीधा बनता है। इसमें भी सीधा बनता है। अब देखेंगे हम अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है उससे वस्तु के प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, सदैव आभासी बनता है। जी याद रखिएगा, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण से पास की वस्तु देखने में सहूलियत होती है, दूर की। देखिए दूर की वस्तु देखने में सहूलियत होती है अवतल लेंस सॉरी। तो अवतल दर्पण से हम दूर की वस्तु देखेंगे जब, तो दूर की वस्तु कैसी लगती है, आभासी लगती है, पूरी स्पष्ट नहीं दिखती है। इसलिए उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं किसी दूर की वस्तु को देखने के लिए। अब देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की किस स्थिति में बनता है, तो जब वस्तु प्रकाश से केंद्र तथा फोकस के बीच में होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन और हमेशा आते हैं, यही क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं, इसलिए याद रखिए क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, देखिए परावर्तन क्या होता है, किसी भी प्रकाश का किसी चीज से टकराकर वापस आ जाना, यह है परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें क्या होता है, जैसे हीरे की संरचना समझिए किस प्रकार होती है। जो हीरा होता है आपका इस प्रकार होता है इस प्रकार। इसमें क्या होता है, एक बार प्रकाश घुस जाता है तो फिर यहीं से टकराता रहता है, इसी कारण आप देखते हैं हीरा चमकता है। समझ गए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी आंतरिक मीन्स अंदर हीरे के घुसकर प्रकाश फिर अंदर ही अंदर परावर्तित होता रहता है, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे हीरा खुद चमक रहा हो, बल्कि उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जो प्रकाश अंदर गया उसी के प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमक रहा है। तो हीरे का चमकना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में मरीचिका, ये क्या है, रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, क्योंकि धूप जाती है और वहीं परावर्तित होती रहती है अंदर ही अंदर, जिससे वो चमकने लगती है। आपने रोड में गाड़ी चलाते हुए भी देखा होगा, जो रोड देखते हैं आपको दूर से देखते हैं आप, पेड़ की छाया ऐसे लगती है जैसे कि पानी भरा हो, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ठंडे देशों में मरीचिका बनती है और रेगिस्तान में भी मरीचिका बनती है, किस कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब देखेंगे हम ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है किस पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा, पहले एक मेला में एक टार्च टाइप की मिलती थी, उसमें ऊपर तीलियां लगी रहती थी, रंगीन तीलियां, तो अंदर से टॉर्च जलाई जाती थी, वो तीलियां इस प्रकार चमकती थी। ठीक है, इस प्रकार तीलियां लगी जाती थी, आपने देखा होगा।
तो वही है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इसमें जब हम प्रकाश गिराते हैं तो अंदर ही अंदर उसमें परावर्तन होने लगता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन के कारण वो तीलियां बाहर से चमकने लगती हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर किस कारण चमकता है या कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, अब देखिए, पेट के अंगों की जानकारी के लिए एंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है, जो आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एंडोस्कोपी जो होती है आपकी, वो पेट के अंगों की जानकारी के लिए की जाती है। ठीक है, उसमें क्या है, प्रकाश अंदर डाला जाता है और प्रकाश अंदर पहुंच करके वहीं पर परावर्तित होता रहता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि पेट के अंदर किस अंग में क्या खराबी है। कोई भी चेक करना हो तो उसके लिए ये किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है पेट के अंगों की जानकारी के लिए एंडोस्कोपी। ठीक, अब देखिए, आसमान का नीला रंग नीला दिखाई देना और सूर्योदय के एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देना किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैल जाना या किसी रंग का फैल जाना। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आसमान का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य में क्या है? सफ़ेद, और सफ़ेद में कौन कौन से रंग होते हैं? सभी रंग होते हैं, लाल भी, हरा भी, नीला। और जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है वही रंग दिखने लगता है। तो ऐसी जो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण? जब आसमान में हम देखते हैं तो उसमें नीला रंग प्रकीर्णित हो जाता है, तो नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण वो क्या होता है? आसमान नीला दिखाई देता है। और जब सूर्योदय होता है तो आपने देखा होगा उसमें लाल लाल लालिमा सी दिखाई देती है। किस कारण दिखाई देती है? लाल रंग विकिरण होता है प्रकाश से, जिस कारण लाल दिखाई देता है वो। ठीक, अब देखेंगे हम अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? काला। अंतरिक्ष से यदि देखने लगे हम आकाश का रंग तो काला दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से नीला आकाश दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। चंद्रमा से आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय कैसे दिखाई देता? तो काला दिखाई देता। वायुमंडल होने के कारण ही आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? नीला। याद रखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, हर चीज़ बदलेगी, लेकिन माध्यम में जाने के कारण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश जाएगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। आवृत्ति मतलब बताया मैंने, इस प्रकार प्रकाश का कणों के रूप में घूर्णन करना। हिंदी में यदि आवृत्ति कहा जाए तो आवृत्ति मतलब होता है गुना, जैसे कि 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, यानी कितनी बार राउंड अप हो रहा है, इसमें वृत्त दिया गया है बाद में, तो वही होती है आवृत्ति। यानी प्रकाश के जो कण हैं कितनी बार राउंड अप हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा ये क्वेश्चन इससे आता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए, तारों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, फिर भी वो टिमटिमाते हैं। किस कारण टिमटिमाते हैं? क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है। अपवर्तन मतलब क्या होता है? किसी से प्रकाश निकलना, वो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तारों से प्रकाश निकल जाता है जिससे वो चमकने लगते हैं। आपने देखा होगा जब हम हाथ की उंगलियां रखते हैं और उंगलियों के पीछे से हम टार्च लगाते हैं, और तो क्या होता है? तो रोशनी सी दिखाई देती है, उससे निकलने के कारण प्रकाश दिखाई देती है ना। रोशनी क्यों दिखाई देती है? जो प्रकाश निकला है या प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, इस कारण रोशनी दिखाई देती है। इसी प्रकार तारों में होता है, जो तारे होते हैं उनसे प्रकाश निकलता है, जिस कारण से उसमें क्या होता है? अपवर्तन के कारण वो तारे टिमटिमाने लगते हैं। अब देखिए, जल से भरे पात्र में पड़े सिक्के का उठा हुआ नजर आना। जो जल में सिक्का पड़ा रहता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है।
क्या होता है, जब हम प्रकाश को गिराते हैं या प्रकाश गिरता है, जल से पार होके, अब बर्तन है तो जल से पार होकर तुरंत सिक्के में पड़ेगा, तो सिक्के में डायरेक्ट पड़ने के कारण वो जो जल है, जल वो कम दिखने लगता है और सिक्का ऐसा लगता है कि ऊपर ही हो। जल से भरी पात्र में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। कोई भी चीज जल में पड़ी हो तो उसमें क्या होगा, प्रकाश जब जाएगा तो अब बर्तन होकर जाएगा अंदर, तो सीधे कैसे जाएगा, प्रकाश कहाँ पड़ेगा, छड़ में पड़ेगा तुरंत, तो छड़ ऐसी लगेगी जैसे छड़ उठी हुई है। इसी प्रकार सिक्का लगेगा तो उठा हुआ है। ठीक है, तो ये किस कारण होता है, अब बर्तन के कारण, याद रखिएगा। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, जल का तालाब कम गहरा, देखिए इसमें भी अब बर्तन होगा क्योंकि इसमें भी तो तरी है, तरी ऊपर की ओर उठी हुई दिखती है, जैसे कि पानी कम हो और तरी ऊपर की ओर हो, तो ये भी किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हमेशा जब भी प्रकाश जल्दी से पानी से होकर नीचे जाएगा तली में, तो क्या होगी, तली जो होती है वो ऊपर की ओर उठी हुई दिखने लगती है, जैसे सिक्का हो गया, छड़ हो गया, या फिर खुद जमीन पानी के अंदर की, तालाब के अंदर की जमीन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण। प्रिज्म तो जानते हैं, प्रिज्म, जब हम प्रिज्म से प्रकाश देखते हैं तो प्रकाश जो होता है प्रिज्म से अपवर्तन के कारण हमारी आंख पर गिरता है, तो हमारी आंख पर वो क्या होता है, प्रकाश कई रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस प्रकार जो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन मतलब प्रकाश का उससे होते हुए निकलना, परावर्तन मतलब प्रकाश का उससे टकराकर वापस आ जाना। अब देखिए, मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक लेकिन उल्टा। देखिए, बनता तो वास्तविक है लेकिन उल्टा बनता है हमारी आंख पर प्रतिबिंब। हमेशा एक क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए आंख जो होती है तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस जगह बनता है, तो किस जगह बनता है, रेटिना पर। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। फिर हमें सीधा क्यों दिखाई देता है, हर वस्तु सीधी क्यों दिखाई देती है, ये देखिए दिमाग की कैपेसिटी है। आंख तो प्रतिबिंब बनाती है उल्टा, लेकिन जो हमारा दिमाग होता है, दिमाग उसे सीधा कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिमाग की कैपेसिटी है सीधा करने की, लेकिन आंख की कैपेसिटी है उल्टा देखने की। ठीक है, आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन, आइरिस। ठीक है, यही होता है जो लेंस के बाहर एक चीज लगी रहती है, आइरिस, जिसका काम क्या होता है, जो प्रकाश ज्यादा गिरता है तब आइरिस क्या होती है, आइरिस इससे उड़ जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो ये फैल जाती है। कुल मिलाकर इसका काम है लेंस की सुरक्षा करना, जिससे हमें क्या होता है, जब ज़्यादा रोशनी होती है तो हमारी आंख पर कम, लेंस पर कम प्रकाश पहुंच पाए, इस कारण वो फैल जाती है। ठीक है, जिससे ये सुरक्षा कर सके लेंस की वो। और जब कम प्रकाश होता है तो वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, जिससे कि हमारा लेंस जो होता है उसमें प्रकाश जितनी ज़रूरत है उतना पहुंच सके। अब देखेंगे हम अगला, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, क्या है, दृष्टि पटल, या इसी को बोला जाता है इंग्लिश में रेटिना। याद रखना, इसी को हिंदी में आ सकता है, हिंदी में भूल मत जाइएगा, हिंदी में आएगा तो इसको कहेंगे दृष्टि पटल और इंग्लिश में रेटिना। जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है दृष्टि की पटल, यानी जहाँ पर दृष्टि पलटी है, पटल जिस पर दृष्टि पड़ती है। आगे, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, बताया था मैंने प्रकाश तरंगें कैसी हैं, अनुप्रस्थ है। किस कारण से पता चलता है, ये ध्रुवण के कारण पता चलता है। जब हम किसी भी वस्तु को, कोई भी कांच का एक पात्र लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और पानी भरने के बाद हम एक प्रकाश की किरण को गिराते हैं,
तो प्रकाश की किरण क्या है, उसी में फैलती रहती है, एक ध्रुवण की घटना होती है उसमें, तो उसे ही कहा जाता है प्रकाश का ध्रुवण। उस कारण पता चलता है प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ है। जी किस प्रकार चलता है, इस प्रकार चलता है। ठीक है। मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोलेराइट प्रयुक्त किया जाता है, पोलेराइट कांच। ठीक है, याद रखना, हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में, पोलेराइट कांच। ठीक है, कौन सा, पोलेराइट, जो पोला कांच होता है। याद रखिए, जब भी आपकी जो गाड़ी होती है, बाइक होती है, उसमें यदि ठोकर लग जाती है हेडलाइट में, तो हेडलाइट तुरंत से टूट जाती है। टूटने के कारण क्यों टूट जाती है, क्योंकि उसमें कैसा लगा रहता है, बहुत पोला कांच लगा रहता है। ये ट्रिक है आपकी, तो इससे याद रखना है कैसा कांच लगाते हैं हम, पोलेराइट। बहुत पोला कांच होने के कारण वो हेडलाइट तुरंत टूट जाती है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मों में कौन सा कांच लगा रहता है, ये कांच रहता है पोलेराइट। इसमें भी पोला बहुत कांच लगा रहता है, क्योंकि 3D चश्मे जब भी मूवी चलती है उसमें सबको बांटे जाते हैं। पोला कांच है तो सस्ता आता है, इसलिए सबको बांट दिया जाता है, जिससे कि उनके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। बस ट्रिक है ये। ठीक है, तो पोलेराइट कांच से ही 3D फिल्म देखी जाती है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण पार्थिव दूरदर्शक। ठीक है, तो पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, ये है पार्थिव दूरदर्शक। प्रकाश के किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। कल बताया था मैंने, जब प्रकाश किसी भी अवरोध से टकराता है तो अपने किनारों पर मुड़ जाता है, तो विवर्तन, इसमें बर्तन लगा हुआ है। जी कैसे याद करेंगे हम, जैसे प्रकाश बर्तन से किसी से टकराएगा, बर्तन से, तो बर्तन में क्या होगा, तो बर्तन में एक चमक सी होने लगती है। क्यों, क्योंकि वो किनारे किनारे मुड़ जाता है इससे, इसलिए वो चमकने लगता है। तो प्रकाश का विवर्तन, इसी से याद रखेंगे आप। प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का अपने अवरोधों, पड़ने वाले अवरोधों के किनारों पर मुड़ जाना। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल होगा आपके ऊष्मा। ठीक है, देखिए आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए और भी लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।